हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल और मंगल होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 बसंत एनसीईआरटी से पार्ट दूसरा बचपन। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। तो हम लोग बिना देर के पढ़ते हैं, चलते हैं। तो देखते हैं बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखक कहता है। लेखक का नाम पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। लेखक का नाम है कृष्णा सोबती। तो लेखक कहती हैं मैं तुम्हें अपनी बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन की ओर ले जाऊंगी मतलब उसका कहने का मतलब है कि मैं अपने बचपन की ओर आपको ले चलूँगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। परिवार में उनको सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। बचपन से जो मतलब आदमी ग्रो होता है, डेवलप होता है, तो वो मतलब सयाना महसूस करने लगता है। जैसे यंग जवान हो गया हो तो वो कुछ सयाना महसूस करने लगता है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें से मतलब है कि तरह तरह के कपड़े पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, बॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहन वो उनका मन करता है कि वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहने, हल्के रंग पहने। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्टों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलना। रिबन से तात्पर्य ये है कि रिबन एक तरह का फीता होता था, कपड़ा जो रंग बिरंगा रंग बिरंगा होता था, जो बालों में बांधा जाता था, फीता टाइप का होता था का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादातर आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका कहती हैं कि हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। उनके बचपन में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थीं कि जो हमारे बचपन में नहीं हैं और हम लोग नहीं उनको
देख पाते हैं, ना यूज कर पाते हैं। तो इसका तात्पर्य इसी समझाने का मतलब है लेखिका का कि बहुत बदलाव आ चुका है पहले के ज़माने में और इस ज़माने में। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली से तात्पर्य है कि जी मालिश करना। मितली से तात्पर्य है कि जी मालिश करना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन की जो दिलचस्पियाँ थीं वो भी कितनी बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। मतलब लेखिका कहती हैं उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, लेकिन ना ही रेडियो था, ना ही टेलीविज़न था, ना ही मोबाइल फ़ोन था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी वो आज के बचपन में बच्चे आइसक्रीम कहते हैं, या मतलब बेचने वाले आइसक्रीम का नाम लेकर बेचते हैं। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। सहतूत और फल से और खस के शरबत, कोक, पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेबिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल तो ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरदा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। लेखिका कहती हैं सबसे ज़्यादा हमारे पास ही टॉफ़ी चॉकलेट का स्टॉक रहता था। वो बहुत चाव से उन्हें खाती थीं। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। मतलब लेखिका जो थी कभी खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी, जो कि वो शाम को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर हल्के हल्के खाती थीं। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकबाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक ख़ास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है। बचपन में वो कहती हैं कि शिमला में बहुत मज़े किए हैं हमने, और शिमला घोड़ों की जो सवारी है शिमला में वो हर एक बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल ही जाता है उसे सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी
शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़ ऊंचा, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता। कोलोहल सर्वर स्कॉटलैंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कोलका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी बही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी है, मॉडल वाली। दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका कहती हैं, ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, आँखों का चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। वहाँ डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप उसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया, वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो इसकी लेखक हैं कृष्णा सोबती, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिएगा। और हमारा पार्ट इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। और हमारा पार्ट अगर हम पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। थैंक यू।